स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के साथ अवेयर 24 पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के ऊपर। तो हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पावलॉजी का सिद्धांत। पावलॉजी ने सिद्धांत किस पर दिया, कैसे दिया, इसके प्रभाव क्या क्या थे, शिक्षा में इसका क्या उपयोग था। तो हम ये सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अवेयर 24 पर बने रहिएगा और इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है पावलॉजी का अनुक्रिया, या कह सकते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। आप लोगों ने सुना होगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पावलॉजी कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था। जो क्वेश्चन आपका बना है वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो सबसे पहले कि पावलॉजी का जन्म कहाँ हुआ। पावलॉजी एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1849 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। पावलॉजी वही व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला ऐसा रूसी वैज्ञानिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन था आपका, तो पावलॉजी थे। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, मतलब शरीर शास्त्री भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, शरीर शास्त्री। अब देखना इन्होंने क्या किया था, अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, तो पावलॉजी को कहा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन भी आता है कि अनुबंधन का जनक किसको कहेंगे, तो पावलॉजी को कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अनुबंधन होता क्या है, तो अनुक्रिया और उद्दीपन के जो बीच की कड़ी है उसको क्या कहते हैं, हम अनुबंधन या संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रिया और उद्दीपन को जो जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है या जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वही आपका क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर पावलॉजी ने क्या किया था, किस लिए पॉपुलर हुए थे, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान में एक प्रयोग किया था और प्रयोग इन्होंने जानवरों पर किया था। लेकिन जानवर में से इन्होंने एक जानवर को सुना जिसका नाम क्या था, डॉग, कुत्ता था। तो पावलॉजी ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। इसमें क्या क्या इन्होंने देखा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना कि जो अनुबंधन था और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस प्रकार से किया था। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है उपनाम से। तो यहाँ पर उपनाम इनके देखने हैं, कौन कौन से उपनाम थे, किस प्रकार से थे। तो इस सिद्धांत के क्या क्या नाम थे, तो पहला इसका नाम आता है शारीरिक या शरीर शास्त्री का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो क्लासिकल, इसको स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला बिंदु है आपका, बिंदु नंबर 5 में दिया है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो संबंध और प्रतिक्रिया ये भी आपका क्या है, एक सिद्धांत था। ये आपका पूछ लिया गया है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका रूसी वैज्ञानिक पावलॉजी ने दिया था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अस्वाभाविक या स्वाभाविक, या कह सकते हैं स्वाभाविक और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पे स्वाभाविक क्या था, किस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत को दिया, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किस प्रकार किया। तो इन्होंने कुत्ते की जो आहार नली थी, क्या थी मेरे प्यारे साथियों, तो कुत्ते की जो आहार नली देखना आपको इसमें दिख जाएगी। तो कुत्ते की जो आहार नली है, तो जो आहार नली थी उसको काट कर उसमें से जो लार निकलती थी उसको एक डब्बे में रख दिया। ठीक है, तो उसमें एक पाइप डाल के उसने डब्बे में रख दिया। अब वो ये देखना चाहते थे कि कुत्ते के लार आखिर कब आएगी, मतलब लार आ गई तो उनका क्या हुआ, जो भी प्रयोग था वो सफल हो जाएगा। कैसे आएगी, उसको पुनर्बलन देना पड़ेगा या उद्दीपन देना पड़ेगा, या कह सकते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी। तो ये सारी प्रतिक्रिया इसमें क्या थी, निहित थी। जैसे क्या होता है कि कुत्ते को पावलॉजी पहले बेवकूफ़ बना रहे थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा लेकर आए। क्या लेकर आए, मांस का टुकड़ा लेकर आए। तो मांस का टुकड़ा लेकर आए तो क्या हुआ कि पावलॉजी ने घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी बजाई तो कुत्ता क्या है वहाँ से खड़ा हो गया, और जैसे ही उसने मांस के टुकड़े को देखा तो मांस के टुकड़े को देखकर क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। तो वहाँ पर उसको खाने के लिए उसके मुंह से क्या आई, लार आई।
मतलब वहाँ पर जो उद्दीपन का काम था वो किसने किया था, तो एक मांस के टुकड़े ने किया था। अगले दिन क्या हुआ कि पावलॉजी फिर से यही प्रतिक्रिया करते हैं, घंटी बजाते हैं, कुत्ते फिर उद्दीपन करता है, कुत्ता फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से मुंह में से लार आती है और फिर से उसको मांस दे देते हैं। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, पावलॉजी बोले यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, डेली मांस का टुकड़ा लेने के लिए मेरे को बाजार जाना पड़ता है। इस बार उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। मतलब ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, फिर भी क्या आई, लार आई। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को उद्दीपन दो, या कंडीशनल हो या अनकंडीशनल, दोनों में वह क्रिया करेगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यदि आप अनकंडीशनल या कह सकते हैं कि घंटी बार बार बजाते रहोगे, उसको खाना नहीं दोगे, तो उसकी एक समय बाद या कुछ समय बाद उसकी लार आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे ही लार आना बंद हो जाएगी तो वहाँ पर क्रिया करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसको उद्दीपन भी देना पड़ता है और कंडीशनल भी देना पड़ता है, साथ में अनकंडीशनल भी देना पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे जो अनुक्रिया और उद्दीपन है, तो इन दोनों में जो समय होता है वो कितने सेकंड का होना चाहिए, 5 सेकंड का। घंटी बजाना और मांस का टुकड़ा देना, तो वहाँ पर उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में 5 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। 5 सेकंड यदि आपने घंटी बजाई है तो उसको 5 सेकंड बाद खाना दिया जाना चाहिए। यदि खाना नहीं दोगे तो वो क्रिया नहीं करेगा। ऐसा आपके रूसी वैज्ञानिक पावलोनी ने बताया कि 5 सेकंड का क्या होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए 5 सेकंड का उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में। क्लियर हुआ जी? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखना, ये इसके सामने खाना रखा हुआ है, जैसे ही खाना गया तो इसमें क्या आई, देखो ये लार आई, ठीक है। तो लार आई, यहाँ पर क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलेंस था और यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया इसने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, घंटी बजी प्लस खाना भी दिया, तो यहाँ पर क्या, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो नेचुरल था मतलब घंटी बजाना, तो घंटी में क्या है, नो कंडीशनल, या बोल सकते हैं यहाँ पर कंडीशन के बिना ही उसने क्या दे दिया, लार दे दी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप घंटी बजाओगे तब भी कुत्ता लार देगा और आप उसको खाना दोगे तब भी कुत्ता क्या देगा, लार देगा। लेकिन घंटी अकेली बजाते रहोगे तो कुछ समय के बाद लार आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखना, ये आपके सामने लिखा हुआ भोजन, स्वाभाविक और लार निकलना। मतलब यदि उद्दीपन आप लोग दे रहे हो तो उद्दीपन स्वाभाविक है तो लार आएगी। दूसरा, यदि स्वाभाविक उद्दीपन है और घंटी की आवाज़ भी है, मतलब कृत्रिम या अस्वाभाविक उद्दीपन है, तब भी क्या आएगी, लार आएगी। घंटी अकेली बजेगी तब भी क्या आएगी, लार आएगी, लेकिन वो क्या आएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहेगी, ठीक है जी मेरे प्यारे साथियों। अगर अकेली घंटी बजाओगे तब भी लार निकलेगी, घंटी और भोजन दोनों दोगे तब भी लार निकलेगी, ठीक है। दोनों एक साथ में दोगे तब भी क्या निकलेगी, लार निकलेगी। तो ये 3 आपकी थ्योरी बनती है। इसको देखते हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पर देखना, ये कुत्ता है, देखो ये आहार नली आपको दिख रही होगी, ये नीचे आपका बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आहार नली इकट्ठा हो रही थी। इसको क्या है, एक आपका ml के रूप में 5 ml था। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले जब कुत्ते ने लार दी या पहले जब घंटी बजी, पहले दिन उसको भोजन मिला तो उसने 5 ml लार दी, दूसरे दिन उसको भोजन मिला 5 ml लार दी, तीसरे दिन उसको अकेली घंटी बजाई फिर भी 5 ml लार दी, अगले दिन घंटी बजाई भोजन नहीं दिया 4.5 ml, अगले दिन सिर्फ घंटी बजाई 3.5 ml, अगले दिन घंटी बजाई 2 ml, अगले दिन घंटी बजाई ओनली रिंग, मतलब कह सकती हैं कि अकेली घंटी बजाएंगे तो उसकी जो क्रिया करने की दर है वो क्या हो जाएगी, एक समय तक आकर सीमित रह जाएगी और वहाँ पर वो दर क्या है, रुक जाएगी। तो यहाँ पर व्यक्ति को बार बार घंटी बजाकर उद्दीपित नहीं करना चाहिए। अब देखना, ये दिया हुआ है अनकंडीशनल स्टिमुलस, तब भी वहाँ पे लार आएगी, कंडीशनल अनकंडीशनल तब भी लार आएगी, मतलब यूसीआर का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशनल हो तब भी लार आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपन, तो स्वाभाविक जो उद्दीपन होता है उससे भी लार आएगी, अस्वाभाविक होता है उससे भी लार आएगी। लेकिन यदि आप लोग घंटी अकेली बजाओगे, मतलब उसको
स्वाभाविक यदि घंटी बजाने के माध्यम से ही आप लोग बोलोगे कि इसके लार आ जाए तो एक समय तक जाकर वो क्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है छठवां जो आपका कॉन्सेप्ट है, स्वाभाविक अनुक्रिया भी होती है, अस्वाभाविक भी होती है और अस्वाभाविक अनुक्रिया भी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? आगे बढ़े। अब देखना इसको इस तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखना अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन, तो अब यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका भोजन हो गया, तब भी वो उसके क्या आई, लार आई। दूसरा कॉन्सेप्ट था घंटी और भोजन दो दिया तब भी उसको क्या आई, लार आई। घंटी अकेली बजाई लार आई, लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया भी इसको बोलते हैं। मतलब आप कोई सी भी प्रतिक्रिया करोगे उसमें उस व्यक्ति या कह सकते हैं कि कुत्ते के मुंह से लार आना संभव था। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों जी। लेकिन याद रखना यदि बार बार घंटी बजाएंगे तो उसकी कार्य करने की दर कम हो जाएगी, लार आना कम हो जाएगी, एक समय तक आकर वो बंद हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को घंटी के साथ भोजन भी दिया जाना चाहिए, उसको स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों भी दिया जाना चाहिए। यदि आप स्वाभाविक देते रहोगे, अस्वाभाविक नहीं दोगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक के साथ अस्वाभाविक भी जरूरी है। और अनुक्रिया और उद्दीपन का जो समय होता है वो 5 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ पे इसकी शर्तें दी हुई हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर इसकी शर्तें देखते हैं क्या है। अनकंडीशनल स्टिमुलस और आपका कंडीशनल स्टिमुलस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घंटी और भोजन, ये जो समय था आपका 3 से 5 सेकंड दिया है। 5 सेकंड आप लोग आंसर माना गया है आपकी परीक्षाओं में, लेकिन यदि आ जाए 3, 4, 5 तो आप लोग 5 लगाना। ऐसे आ जाए 3 से 5, 6 से 8, 8 से 12 तो आप लोगों को क्या लगाना है मेरे प्यारे साथियों, 3 से 5, क्योंकि 5 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। अनकंडीशनल और कंडीशनल से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब अनकंडीशनल और कंडीशनल जो रिस्पॉन्स आपका स्टिमुलस है, या कह सकते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस से अधिक प्रभावित होना चाहिए। मतलब अस्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया से क्या होनी चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, मतलब उसको बाह्य प्रतिक्रियाओं का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अनुबंधन की दशाएं क्या होनी चाहिए, अनुकूल, उसी लय में होनी चाहिए, उसी कारण में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कर कुछ रहे हो कुछ जाए, तो एक ही दिशा में अनुबंधन की क्या होनी चाहिए, अनुकूलित दिशाएं होनी चाहिए। इसके बाद देखना इसका नियम क्या कहता है। तो नियम में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले उत्तेजना दिया हुआ है। उत्तेजना का मतलब यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उसके समान सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जा रही है, तब उस परिस्थिति में घंटी बजाने पर भी लार नहीं निकलेगी। ये बिल्कुल तय है कि आप लोग सिर्फ अकेली घंटी बजा रहे हो तो घंटी बजाने के बाद लार कुत्ता नहीं देगा, क्योंकि उसको मांस का टुकड़ा देना पड़ेगा, उसको भोजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस दिया है तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो जैसी प्रतिक्रिया करोगे वो वैसा ही क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। हुआ क्लियर। इसके बाद विलोपन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। विलोपन का मतलब होता है अनुबंधन के बाद, अनुबंधन आपने दे दिया 5 सेकंड का था, अनुबंधन के पास ऐसी परिस्थिति आती है कि कुत्ता समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जा रही है, तब उस परिस्थिति में क्या करता है, कुत्ता लार देना बंद कर देता है। तो आप लोगों को पता है, यदि आप लोगों से बोल दिया जाए कि पिताजी डेली आपको 5 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं, तो पढ़ने जा रहा है बच्चा डेली, लेकिन वहाँ पे एक दिन दे दिया, दूसरे दिन दे दिया, तीसरे दिन दे दिया, अब चौथे दिन पिताजी बोला पैसे खत्म हो गए बेटा चला जाए, तो वो एक दिन चला जाएगा, दूसरे दिन भी चला जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आखिर पिताजी को बिस्किट का पैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद वो बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पे उसको उद्दीपन नहीं मिलेगा जो वो चाह रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर घंटी के माध्यम से कुत्ता क्या करेगा, कुछ समय के बाद लार देना बंद कर देगा। हुआ क्लियर। इसके बाद देखना यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सामने आपके कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि विलोपन का जो नियम है, यदि भोजन दोगे तो भी लार आएगी, घंटी और भोजन दोगे तब भी लार आएगी, यदि घंटी बजेगी तब भी लार, अकेली घंटी बजेगी तो लार। एक दिन घंटी बजी, पहले दिन तो लार आई, दूसरे दिन भी घंटी बजी तो भी लार आई, लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि यहाँ पे समय आ गया है, घंटी बजेगी कुत्ता लार देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे ही उसने लार देना बंद किया तो हम समझ सकते हैं कि उसको मतलब स्वाभाविक उद्दीपन आखिर कब तक दें उसको। घंटी बजाएंगे तो वहाँ पे वो कुत्ता लार नहीं देगा, क्योंकि इसकी भी एक समय सीमा होती है, आप हर व्यक्ति को बेवकूफ़ ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकते। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे देखना उत्तेजना होगी तभी अनुबंधन होगा। जब तक उत्तेजना नहीं होगी तब तक अनुबंधन नहीं होगा। मतलब घंटी बजेगी तो अनुबंधन होगा और खाना मिलेगा तो दोनों के बीच में अनुबंधन का कार्य करेगा। तो यहाँ पर घंटी और भोजन दोनों के बीच में क्या है, अनुबंधन है, 5 सेकंड का है। तो दोनों प्रतिक्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखना अब यहाँ पे पुनर्लाभ क्या होता है। तो यहाँ पे देखना जो अनुबंधन के बाद विलोपन होता है, तो विलोपन के बाद जब कभी कभी प्राणी के सामने घंटी प्रस्तुत करते हैं तो उसे स्वतः पुनः लाभ करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल सत्य, इसको आप नोट कर लो कि कभी कभी उसको अकेली घंटी बजाने के माध्यम से भी लार प्रयुक्त करा सकते हैं। लार का प्रयोग करा सकते हैं, कह सकते हैं कि कुत्ते को यदि कभी कभी अकेली घंटी बजाओगे तो वो लार देगा। जैसे आप लोगों ने आज घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई। दूसरे दिन आप लोगों ने घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई। तीसरे दिन अकेली घंटी बजा दी, उसने लार दी, ठीक है। क्यों दी? क्योंकि उसको पता था भोजन आएगा। लेकिन चौथे दिन फिर से तुमने भोजन दे दिया, 5वें दिन तुमने फिर से भोजन दे दिया, लेकिन 8-10 दिन के बाद तुमने फिर से घंटी बजा दी, फिर भी लार दे दी। तो कह सकते हैं कि बीच बीच में ऐसा चल जाता है कि बीच बीच में उसको उद्दीपन के साथ, या कह सकते हैं कि भोजन के साथ यदि घंटी बजाओगे तो भी लार देगा और अकेली घंटी बजाओगे तो भी क्या देगा, लार देगा, क्योंकि वह स्वतः ही उनको लाभ प्राप्त कराएगा। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे देखना किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे भोजन तो लार आई, घंटी और भोजन तो लार, घंटी लार, घंटी। अब ये विलुप्त हो गई क्योंकि यहाँ पे लगातार दे दी। लेकिन इसमें यदि भोजन बीच में दे देते, फिर घंटी बजा देते, फिर भोजन, फिर घंटी, और बाद में 10-5 दिन बाद भोजन दे दे के उसको घंटी बजाने देते, तो वहाँ पर कह सकते हैं वो लार फिर से दे देता। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। यहाँ पर लार देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना फिर से घंटी बजाई, कुछ समय के बाद उसने लार देना बंद कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरे दिमाग में फिर से बात आई। रूसी जो वैज्ञानिक थे पावलोव जी, उन्होंने सोचा यार एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता ये फिर से जाग जाए। तो कुछ दिनों के बाद क्योंकि वहाँ पे घंटी बजाई, फिर से लार आई, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्वतः पुनर्लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि पुनः उसको लाभ मिला। तो यहाँ पर बच्चे को बिस्किट दो, 1 दिन छोड़ के दो, 2 दिन छोड़ के दो, आप लोग उसको ऐसे ही करते रहोगे तो वो जाता रहेगा। फिर आप लोग 10 दिन का गैप भी कर दोगे, उसके बाद उसको नहीं दोगे तो वो आराम से मान जाएगा। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की एक समय सीमा होती है, और समय के बाद यदि मान लो उसको 2 महीने बाद बिस्किट दोगे तो उसको पुनः से क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को खाना है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वतः पुनर्वान कहलाएगा, पुनर्लाभ कहलाएगा। हुआ क्लियर? चलो अब इसके बाद देखना अगला जो बिंदु दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, उद्दीपन सामान्यीकरण। उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है कि जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते उद्दीपन से भी लार प्रस्तुत कर देता है तब उद्दीपन सामान्यीकरण होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल की घंटी की आवाज़, जैसे मान लो घंटी बजी हुई है, अब घंटी बजी, तुमने तो वही साउंड सुना है, वही साउंड आपके सामने मान लो दूसरी किसी प्रतिक्रिया से कर दिया जाए या दूसरी किसी विषय वस्तु से कर दिया जाए, तो वही जब दूसरी वस्तु से आपके सामने साउंड आएगा तो आप लोग क्या सोचोगे, भोजन आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण, मतलब उद्दीपन का सामान्यीकरण का नियम बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने बोला बंदूक चलाने पर क्या होगा कि चोर आएगा, तो यहाँ पे बंदूक चलाने पर चोर आएगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, मान लो किसी वैसी आवाज़ कर दी तुमने बंदूक जैसी, तो भी फिर वो आएगा। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, आपका सामान्यीकरण कहलाएगा। इसके बाद देखना उद्दीपन विभेदन। उद्दीपन विभेदन का मतलब होता है कि जब प्राणी मूल उद्दीपन के अलावा बाकी मिलते जुलते उद्दीपन से अंतर करना सीख जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन विभेदन कहते हैं। मतलब मूल उद्दीपन क्या था, घंटी थी, लेकिन उसी के जैसे साउंड, मान लो कि बच्चा कुछ ऐसा साउंड निकाल रहा है या मान लो कोई बर्तन गिर जाए जो घंटी जैसी आवाज़ आए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उद्दीपन विभेदन कहलाएगा। इसके बाद दिया 6वां पॉइंट आपका बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध होने पर अनुबंधन की सीमा क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। याद रखना कि बाह्य अवरोध यदि होगा, बाह्य प्रतिक्रिया यदि होंगी तो अनुबंधन की क्रिया क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगला बिंदु दिया है कालिक क्रम। तो देखो घंटी और भोजन की सही तरीके से प्रस्तुत करने का जो क्रम है वो ये आपको दिया है, घंटी और भोजन 3 से 5 सेकंड। घंटी बजाओ 3 या 5 सेकंड में उसको क्या दे दो, भोजन दे दो, तो वो क्रिया प्रॉपर करेगा, उसी वे में करेगा जिस वे में उसने स्टार्ट किया था। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? जी बिल्कुल। आगे देखते हैं यहाँ पर सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या था। तो शैक्षिक महत्व में देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर शैक्षिक महत्व दिया है सबसे पहले भय निवारण में सहायक। इसमें भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है।
क्योंकि भय इसलिए दूर हो जाता है, आप लोग उसको उद्दीपन दे रहे हो स्वाभाविक अस्वाभाविक, तो उसका भय क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समाजीकरण में सहायक होता है क्योंकि समाज की प्रतिक्रियाओं को वो सीख जाता है। ठीक है, अनुशासन विकसित करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। अगला, गणित शिक्षण में बहुत सहायक होता है। गणित शिक्षण में मतलब सहायक इसलिए क्योंकि व्यक्ति को जब तक उद्दीपित करते रहोगे, जब तक उसको क्या है पढ़ने के लिए तत्पर करते रहोगे, तो वहाँ पर वो भी गणित शिक्षण में क्या होगा, सहायक होगा। अभिवृत्ति विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो अभिवृत्ति विकास में भी क्या होता है, वो सहायक होता है। अगला दिया हुआ आपका स्वभाव और आदत निर्माण में भी सहायक होता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उनकी आदतों का निर्माण होता है, अनुशासन का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हैं। अब इसमें शैक्षिक महत्व आता है अनुबंधन, भय, घृणा दूर। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुबंधन, जो भय घृणा होती है वो दूर हो जाती है, अच्छी आदतों का क्या होता है, उसमें निवास होता है या निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका पावलोव जी का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल अवेयर 24 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।